हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अपने 4th टॉपिक से फैक्ट्रीज कम अप। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अब धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रीज़ ग्रो होनी शुरू हो गई, लोगों को काम मिलने लगा। 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल सेटअप हुई बॉम्बे में। उसके बाद 1855 में सबसे पहली जूट मिल सेटअप हुई बंगाल में, और 1874 में स्पिनिंग और वीविंग मिल सेटअप हुई मद्रास में। लेकिन सवाल ये आता है कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो, ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो कौन लगा रहा था, या फिर इनको लगाने के लिए कैपिटल कहाँ से आई, यानी पैसे कहाँ से आए, और तीसरा इन मिल्स में काम कौन कर रहा था। तो अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट सब टॉपिक है आपका द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया और चाइना के जो ट्रेड रूट था उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, ये इंडिया से ओपियम लेते थे और चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, और चाइना से टी लेते थे और इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट करते थे। तो इनके इस ट्रेड में बहुत सारे इंडियंस भी शामिल थे जो जूनियर प्लेयर्स थे। वो क्या किया करते थे, वो इनको फाइनेंस किया करते थे, सप्लाईज देखा करते थे और शिपिंग कंसाइनमेंट्स लिया करते थे। तो जैसे जैसे ये इंडियन जो है वो ट्रेड करने लगे और ट्रेड के ज़रिए ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस की समझ आने लगी और इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी कंपनीज़ और अपने ट्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे बंगाल में सबसे पहले द्वारकानाथ टैगोर ने जो है वो 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई 1830 से 1840 के बीच में। बॉम्बे में किसने, दीन शॉ और जमशेदजी टाटा, इनको तो सभी जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया इंडिया में बहुत बड़ा। उसके बाद नाम आता है सेठ हुकुमचंद का। इन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल लगाई कैलकाटा में 1917 में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा 1917, और इससे पहले हमने यहाँ पढ़ा था 1855 में जूट मिल सेटअप हुई बंगाल में। तो ये जो जूट मिल थी ब्रिटिशर्स के ज़रिए सेटअप की गई थी और ये पहली इंडियन जूट मिल थी कैलकाटा में। ये जो मर्चेंट्स थे ये कुछ मद्रास से ट्रेड करते थे बर्मा तक, कुछ मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका तक ट्रेड किया करते थे। तो इनके अलावा जो दूसरे छोटे कमर्शियल ग्रुप्स थे ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे एक्सटर्नल ट्रेड में, यानी ये इस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड नहीं देखते थे। लेकिन ये क्या किया करते थे, ये गुड्स कैरी किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा, बैंकिंग मनी दिया करते थे, लोगों को लोन दिया करते थे, फंड्स का ट्रांसफ़र किया करते थे एक दूसरी सिटी के बीच में, और फाइनेंस किया करते थे इन ट्रेडर्स को, जो छोटे ट्रेडर्स होते थे। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रीज़ में, तो इनमें से बहुत सारे कमर्शियल ग्रुप्स ने फैक्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही कॉलोनियल कंट्रोल जो है वो इंडियन ट्रेड पर बहुत ही सख्त हो गया, यानी ब्रिटिशर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगा दी इंडियन ट्रेड पर, तो इंडियन मर्चेंट का जो फंक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया, यानी बहुत ही कम इनका ट्रेड रह गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने बैन कर दिया ट्रेड करना यूरोप के साथ। मैन्युफैक्चर्ड गुड का, यानी बने हुए जो सामान यूरोप के साथ हम ट्रेड किया करते थे उसको बंद कर दिया। ज़्यादातर सिर्फ रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स का ट्रेड किया जाता था, जैसे रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, जो ब्रिटिशर्स को रिक्वायर्ड थी। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो शिपिंग बिज़नेस था उसको भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, यानी अब जो है शिपिंग बिज़नेस कोई इंडियन नहीं संभालेगा, वो सब कॉलोनियल गवर्नमेंट संभाली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जितनी भी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, इन्होंने बहुत बड़े सेक्टर पर, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही लार्ज सेक्टर पर अपना कंट्रोल शुरू कर दिया। इनमें 3 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। इन एजेंसीज़ ने क्या किया, कैपिटल को मोबिलाइज कर दिया और इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, और उनकी रेख देख भी इन्होंने अपने ही हाथों तक रखी, यानी एक तरह से पूरी ट्रेड को जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया। दूसरा सवाल था, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। तो 1901 में, यानी 1901 में 5,84,000 वर्कर थे इंडियन फैक्ट्री में, जो 1946 तक आते आते, यानी 1946 तक आते आते कितने हो गए, 2,04,36,000। तो जाहिर सी बात है ये सवाल मन में आएगा कि वर्कर्स जो है वो कहाँ से आते थे। तो जो छोटे गांव थे, टाउन्स थे, ये पहले भी हमने बताया है कि लोग जो है वो काम की तलाश में एक से दूसरी जगह
माइग्रेट होते रहे। तो जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे वो माइग्रेट हुए इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, यानी जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, और ये बात हमने पहले भी बताई थी कि जॉब मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था उस वक्त, क्योंकि आपको जॉब तभी मिल सकती है जब वहाँ आपकी अच्छी खासी बातचीत हो, या फिर आप किसी को जानते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में जॉब करता हो, तब आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक जॉबर को अपॉइंट किया था, जो एक ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर हुआ करता था, यानी जिस पर इनका बहुत यकीन होता था। वो क्या करता था, ये विलेज से बहुत सारे लोगों को लेके आता था और उनको जॉब्स दिलवाता था। और बहुत सी बार उनको क्राइसिस के वक्त, यानी जब उनको ज़रूरत होती थी, उनको कुछ पैसे भी दे दिया करता था जब उनके पास जॉब नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जॉबर जो है ये अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्कर्स से अपने लिए मनी और गिफ्ट्स मांगने शुरू कर दिए। यानी एक तरह से जॉबर जो है वो ब्रोकर बन गया कि मैं आपको तभी जॉब दिलाऊंगा जब आप मुझे इतने पैसे दे दोगे या इस तरह का गिफ्ट दे दोगे। तो इसकी वजह से ये जॉबर जो है वो वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करने लगा। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द पेक्युलैरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जितनी भी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, ये कुछ ख़ास किस्म के प्रोडक्ट का ही जो है ट्रेड किया करती थी, जैसे वो टी, कॉफ़ी और माइनिंग, इंडिगो, जूट, इन सब चीज़ों का ट्रेड करती थी, क्योंकि ये इन्हें सस्ते मिलते थे और इनसे ये ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनका यूरोपियन ट्रेड किया करते थे, इनको बैन कर दिया गया था इंडिया में सेल करने के लिए, यानी इंडिया में सेल नहीं होंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए ये भेजे जाएंगे। तो जब 19वीं सेंचुरी में इंडियन बिजनेसमैन ने अपने इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू की, तो इन्होंने अवॉइड करना शुरू किया compete करना मैनचेस्टर गुड्स से, यानी ये मैनचेस्टर गुड्स से मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर गुड जो है वो मशीन मेड गुड्स होते थे और ये बहुत ही फाइन और चीप हुआ करते थे। तो इंडियंस ने सोचा कि कुछ तो करना ही है, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। तो इन्होंने क्या स्टार्ट करना शुरू किया, कॉटन यार्न बनाना शुरू किया, जिसको हम सूती धागा कहते हैं। और ये यार्न जो है वो प्रोड्यूस यार्न स्पिनिंग मिल्स से बनाई जाती थी हैंडलूम वीवर्स के ज़रिए इंडिया में, और इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता था, चाइना को। लेकिन 20वीं सेंचुरी तक ये जितने भी सीरीज़ ऑफ चेंज है, इन्होंने पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न चेंज कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिकेड जो था 20वीं सेंचुरी का, उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था इंडिया में। स्वदेशी मूवमेंट यानी जब सभी हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट करना शुरू किया और स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इन सब ने क्या किया, जितने भी लोग बाइकआउट में शामिल थे, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि उनको टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, यानी जो दूसरी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं हमारे यहाँ से, तो उन पर कुछ टैक्स होना चाहिए, कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन 1906 तक, यानी 1906 तक जो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडियन यार्न, वो डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना में चाइनीज़ और जापानीज़ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलने लगे, यानी चाइनीज़ मार्केट जापानीज़ और चाइनीज़ गुड्स से बिल्कुल भर गई। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया के थे, जो यार्न बनाया करते थे, सूती यार्न बनाया करते थे, इन्होंने अब उस सूती यार्न से क्लोथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया, यानी कॉटन पीस बनाने शुरू कर दिए, जिनकी जो प्रोडक्शन है वो 1900 से लेके 1912 तक डबल हो गई। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ही काफ़ी स्लो रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुई तो जितनी भी ब्रिटिश मिल्स थी वो आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाने लगी, और इसी तरह जितने भी मैनचेस्टर से इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। तो जैसे ही मैनचेस्टर गुड डिक्लाइन हुआ तो इंडिया की जितनी मिल हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, और इंडिया को वास्ट होम मार्केट मिल गई सप्लाई के लिए। यानी अब जो इंडियन मिल्स से कपड़ा बनाया होता था या और भी बाकी प्रोडक्ट्स होते थे, वो अपनी ही मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ गई। अभी भी एक परेशानी थी कि जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ थी, ये वॉर के बाद बढ़ी तो थी, लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही छोटी इकनॉमी ग्रो कर रही थी, यानी इकनॉमी में जो इनका शेयर था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि ये लार्ज इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। अबाउट 67% फैक्ट्री जो है वो बंगाल और बॉम्बे में थी 1911 में, और बाकी जितनी भी
स्मॉल स्केल प्रोडक्शन थी वो बाकी पूरी कंट्री में थी, यानी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, इसीलिए इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का प्रोपोर्शन देखें तो 5% था 1911 में, जो 1931 तक यानी 21 साल के अंदर अंदर भी सिर्फ 10% बढ़ा, यानी ओनली डबल हुआ। तो इससे हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चीप मशीन मेड गुड्स जो है वो ख़त्म हुए मार्केट से, तो जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है 19वीं सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई और वीवर्स जो है वो कुछ सर्वाइव करने लायक हो गए, यानी अब उनकी लिविंग जो है वो थोड़ी ईजी हो गई। 20वीं सेंचुरी तक आते आते हैंडलूम जो क्लोथ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन जो सेकेंड डिकेड है 20वीं सेंचुरी का, यहाँ पे वीवर्स ने क्या शुरू कर दिया, फ्लाई शटल इस्तेमाल करना, हैंडलूम्स में फ्लाई शटल का इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया था। और 1941 में जो 35% हैंडलूम था इंडिया का, उसमें फ्लाई शटल सभी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने लगा। और जैसे दूसरे रीजन है जैसे तंबाकूर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल, इनमें जो प्रोपोर्शन है वो 70 to 80% तक बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रो जो था वो उसने वीवर्स की लिविंग को आसान भी किया, इजी भी किया, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो था और इससे हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ कि हम ये कह सकें कि मार्केट में एकदम बूम आ गया या मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई। यहाँ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केट फॉर गुड्स। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वॉर के वक्त जो है वो ब्रिटिश मार्केट एकदम डाउन हो गई थी इंडिया में। तो जब वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी मार्केट को रिस्टोर करना चाहते थे, यानी इंडियन मार्केट को वापस टेक ओवर करना चाहते थे। लेकिन इंडियन वीवर्स, क्राफ्टमैन्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इन्होंने रेसिस्ट किया कॉलोनियल कंट्रोल्स को और अपनी प्रोडक्शन को जो है वो कायम रखा ताकि दोबारा ब्रिटिश मार्केट जो है वो पावर गेन ना कर ले। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन की भी डिमांड की और इन्होंने अपने अपने ओन स्पेसेस बना लिए, यानी इन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर को कि वो वापस से इंडियन मार्केट में अपना वही मुकाम, वही हैसियत हासिल कर सकें। इन्होंने दूसरे तरीके भी अपनाए कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, वो थे एडवर्टीज़मेंट, जिससे प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल और नेसेसरी है। यानी हम आज के भी अपने दौर में देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट किसी भी चीज़ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, टीवी, इवन यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हम एडवर्टीज़मेंट्स को देखते हैं। तो उस वक्त भी एडवर्टीज़मेंट का सहारा लिया गया प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए। उस वक्त क्या होता था, जब मैनचेस्टर गुड्स जो हैं वो बिकते थे इंडियन मार्केट में, तो जिन गुड्स पर मेड इन मैनचेस्टर का लोगो लगा होता था या लेबल लगा होता था, उसको कंज्यूमर जो है वो कॉन्फिडेंट होकर ख़रीदता था और ये समझता था कि ये जो चीज़ हमने ख़रीदी है, जो भी प्रोडक्ट है, वो चाहे क्लोथ हो या कोई भी और प्रोडक्ट हो, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है या वही चीज़ जो है वो सबसे अच्छी है। तो जब इंडियंस ने एडवर्टाइज़ करना शुरू किया तो इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस ये जो है वो रेगुलरली अपीयर होने लगे इन लेबल्स पर। लोगों की भक्ति, उनकी आराधना या उनके मज़हब को उसमें दर्शाया गया ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट से जुड़ जाएं और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लें। लेट 19वीं सेंचुरी तक क्या किया मैन्युफैक्चरर ने, इन्होंने कैलेंडर्स पर अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन तो सिर्फ वो लोग ख़रीदते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जबकि कैलेंडर जो है वो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी कैलेंडर ख़रीद सकता है। और दूसरी बड़ी वजह कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन कुछ दिन के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन कैलेंडर जो है वो पूरे साल एक घर में ज़रूर रहता है। इस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कहाँ एडवर्टाइज़ किया? कैलेंडर्स पर। और बिल्कुल इमेज जैसे गॉड और गॉडेसेस की बनाई, इसी तरह इंपॉर्टेंट पर्सनेज यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स जो थी उस वक्त की, एम्परर्स जो थे, नवाब जो थे, उन लोगों की पिक्चर्स भी उन लेबल्स में या उन एडवर्टाइज में शो की गई। और बहुत सी बार उनके साथ एक मैसेज भी कन्वे किया जाता था इस तरह कि अगर आप रॉयल फिगर की रेस्पेक्ट करते हो तो आप इस प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट करो, और ये प्रोडक्ट जो है वो किंग के ज़रिए यूज़ किया जाता है, या ये प्रोडक्ट जो है वो रॉयल कमांड के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और भरोसा पैदा होता था उस प्रोडक्ट को लेकर, यानी उस प्रोडक्ट से लोगों के सेंटिमेंट, लोगों की भावनाएं जो हैं वो जुड़ जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो
वक्त के हिसाब से उन स्लोगन्स को या उन मैसेजेस को इम्प्रोवाइज़ कर दिया गया। किस तरह कि जब इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे तो स्वदेशी कपड़े के बाइकॉट के लिए, या फिर कि अगर हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदिए, या अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। इस तरह के बहुत सारे मैसेज जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स के साथ कन्वे किए जाते थे। ये टॉपिक आपका सबसे छोटा था, यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन आपके चैप्टर का ये है कि एज ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ हुआ और एक न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बनी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू करने लगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हैंड टेक्नोलॉजी जो है या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस को जो है वो बरकरार रखती है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। यानी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद या फैक्ट्रीज़ ग्रो करने के बाद हैंड टेक्नोलॉजी या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन बिल्कुल वैनिश हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बल्कि किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी जगह पर इन हैंड टेक्नोलॉजीज़ का और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का अपना एक मुकाम है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये भी हमारी इकनॉमी का हिस्सा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।